वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी को कंटिन्यू करते हुए उसके पार्ट 5 में आ गए हैं। पार्ट 4 तक आपने देखा था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो जिसके हम कवर कर चुके हैं कैल्शियम अवेलेबिलिटी, एटीपी, टेम्परेचर और हाइड्रेशन। आज पार्ट 5 है, इसमें हम देखेंगे पीएच कैसे इंपैक्ट करता है हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन को, और फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलेशन, कितनी जल्दी जल्दी हमारी मसल स्टिमुलेट होती है, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं हम पीएच के साथ। पीएच बहुत बड़ा फैक्टर है जो आप आज समझोगे, और इसी फैक्टर से, इसी चीज से आपको समझ आएगा कि जो आपकी मसल में बर्निंग सेंसेशन होती है वो क्यों होती है। तो आप बने रहिएगा और इसमें आप ये समझ में आ जाएगा आपको कि मसल बर्निंग का रीजन क्या है। जो लोगों को लगता है ना कि बर्निंग होगी तो हमारी अच्छी मसल ग्रोथ होगी, जी नहीं, ऐसा नहीं है। उसका रीजन आज आपके सामने मैं डिस्क्लोज करूंगा। तो सबसे पहले समझते हैं पीएच होता क्या है। एक्चुअली पीएच होता है हमारा, ये हमें बताता है आम सिंपल भाषा में कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, कि हमारे हाइड्रोजन में कितनी क्षमता है। आसान भाषा में ये है। अगर आप इसको थोड़ा केमिस्ट्री के टर्म्स में समझोगे तो उसमें ये बताएगा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए सॉल्यूशन। और इसको मापते कैसे हैं, इसको मेजर कैसे करते हैं। एक्चुअली ये एक स्केल है, आप देख रहे होगे ना स्केल, यहाँ पे आपको 14 दिख रहा है, आपके यहाँ पे 1 दिख रहा है। तो इसमें जो 7 होता है, 7 होता है वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, ना तो वो उसमें कोई एसिड होता ना वो बेस होता। जैसे जैसे हम 7 से नीचे जाएंगे, 6, 5, 4, जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे उतना ही हमारा सॉल्यूशन एसिडिक होता चला जाएगा। तो यहाँ पे मान के चलो कि 1 है वो सबसे ज्यादा एसिडिक है। तो 7 से जितना नीचे जाओगे उतनी ज्यादा आपकी एसिडिक बढ़ती जाएगी, और 7 से जितना ऊपर आओगे 14 तक, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, जितना ऊपर आओगे उतना ज्यादा एल्कलाइन होता जाएगा। कोई लोग इसको बेसिक भी बोलते हैं, बेस या एल्कलाइन वो एक ही बात है। तो 14 सबसे ज्यादा एल्कलाइन होगा और 8 सबसे कम एल्कलाइन होगा। ठीक है, तो ये समझ आ गई होगी आपको। तो पीएच हमें क्या बताता है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए सॉल्यूशन, और आम भाषा में बोले तो जो हमारा हाइड्रोजन है उसकी क्षमता को बताता है। अब आगे चलते हैं कि ये इंपैक्ट क्या करता है। उससे पहले समझो, एक होता है एसिडोसिस। जब हमारी मसल में हमारे उसका जो हाइड्रोजन आयंस की मैं बात कर रहा हूं, वो बात कर रहा हूं मैं H+ आयंस की। हाइड्रोजन का जो H+ आयन है उनकी कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं। तो जब हमारे पास H+ आयंस ज्यादा होंगे, H+ आयंस ज्यादा होंगे तो हमारा जो पीएच है वो 7 से घट जाएगा, यानी कि एसिडिक हो जाएगा, और उस कंडीशन को बोलते हैं एसिडोसिस। जब हमारा पीएच कम हो जाए उस कंडीशन को बोलते हैं एसिडोसिस। और दूसरा है एल्कलोसिस। ये कब होगा, जब हमारे इसमें H+ आयंस की मात्रा कम हो, H+ आयंस की क्वांटिटी कम हो, तो उस टाइम हमारा जो पीएच है वो बढ़ जाता है। और तो उसका मतलब बढ़ जाता है तो वो एल्कलाइन हो गया, वो बेसिक हो गया, इसको बोलते हैं हम एल्कलोसिस। तो समझ आ गया ना, एसिडिक और एल्कलोसिस। अब ये इंपैक्ट कैसे करते हैं हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन को, पहले एक बार वो देख लेते हैं। जब हमारा पीएच लो होता है तो क्या होता है, हमारा पीएच लो हो गया तो हमारे पास ज्यादा H+ आयंस हो गए। उसके होने की वजह से जो हमारी थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट है, एक्टिन और मायोसिन है, उनकी जो ओवरलैपिंग होती है, जो उनका क्रॉस ब्रिज बनता है, वो डिसरप्ट हो जाता है, यानी कि वो अच्छे से ओवरलैप नहीं कर पाते। और पीएच कम होने की वजह से जो हमारे पास एटीपी एडीपी में ब्रेकडाउन होता है, जो उसका हाइड्रोलिसिस होता है, उसकी भी अवेलेबिलिटी कम होती है। हमारे पास एटीपी की अवेलेबिलिटी भी थोड़ी कम होती है जब हमारा मसल एसिडिक हो जाती है या एसिडोसिस हो रहा होता है। तो ये इसका रीजन है, और इसकी वजह से अब कम क्रॉस ब्रिज कॉन्ट्रैक्शन होगी, कम क्रॉस ब्रिज बनेंगे तो हमारी जो एटीपी प्रोडक्शन है वो कम होगी। तो उसका मतलब हमारे पास पावर कम होगी, कम पावर स्ट्रोक जनरेट होंगे तो कम फोर्स जनरेट होगा। ये चीज समझ आ गया। और एल्कलोसिस में क्या होता है, एल्कलोसिस में हमारी जो एक्टिन मायोसिन के फिलामेंट है, इनकी ओवरलैपिंग थोड़ी अच्छी हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा होगी। अगर जब हमारे पास बहुत ज्यादा एल्कलाइन या बहुत ज्यादा बेसिक हो जाएगी हमारी मसल, तो फिर वो इतनी अच्छी नहीं रहती। फिर वो क्या है कि जो हमारे मसल प्रोटीन है इनको डिसरप्ट कर देती है, इनकी वर्किंग एफिशिएंसी को चेंज कर देती है। तो कुछ एल्कलाइनिटी तक तो ठीक है, कुछ बेसिक तक तो ठीक है, पर बहुत ज्यादा नहीं। तो इसमें क्या हुआ,
कि एसिडिक जब हमारा पीएच लो हुआ तो हमारी क्रॉस ब्रिज अच्छे से नहीं बनी, हमारी फोर्स जनरेशन, हमारी पावर आउटपुट बिल्कुल कम होगी, और एल्कलाइन में वो थोड़ी सी बेटर होगी। ये हो गए ये बात। अब नेक्स्ट है कि हमारा पीएच चेंज ही क्यों होता है। इतनी देर से मैं आपको बताया कि हमारे पीएच कम हो गया तो एसिडिक हो गया, एसिडोसिस हो गया, ज़्यादा हो गया तो एल्कलोसिस हो गया। तो अब बात करते हैं कि पीएच चेंज किन रीजन की वजह से होता है। तो जो हमारी मसल में, आपको सबसे पहले ही तो ये पता होगा ना, ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस करी थी कि हमारे पास एटीपी जो हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है, हमें एक्टिन मायोसिन को ओवरलैप या स्लाइड कराने के लिए एटीपी की जरूरत पड़ती है। ये तो बहुत पहले मैंने आपको बता दिया था और आपको पता भी होगी। अब हमारे पास एटीपी आती कहाँ से है? ये है जो या तो हमारे पास स्टोर्ड हो, जो हमारे पास स्टोर्ड एटीपी वहां से आएगी। एक होता है हमारा फोस्फोक्रिएटिन सिस्टम। अब ये हमारे सारे एनर्जी सिस्टम है, ये सारे हम बाद में अच्छे से डीपली पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो हमारे लिए काम की है वो है लास्ट के दो। आप इसमें कलर भी देख रहे होंगे, एक है एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस और एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। एरोबिक और एनारोबिक, अब इनको नाम से ही समझो। एरोबिक का मतलब होता है कि इन द प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस आपको पता होगा, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, जो हमारा ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इज ग्लाइकोसिस। और एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जब ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होगा या हमारा स्टोर्ड ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, दैट इज हमारा एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। सेकेंड इज एनारोबिक, इसमें एनारोबिक की स्पेलिंग गलत है, सॉरी। एनारोबिक क्या होगा कि जब हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा, यानी कि ऑक्सीजन एब्सेंट होगा। ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब ग्लाइकोलिसिस होगा कि स्टोर्ड ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होगा, उसको बोलेंगे हम एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। अब ये कैसे इंपैक्ट करता है पीएच पे, अब वो देखते हैं। हमें पता है कि हमारी मसल फाइबर में सार्कोप्लाज्म होता है, इस सार्कोप्लाज्म में ही हमारा ग्लाइकोजन स्टोर होता है। यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है, आप जाके पुरानी वीडियोस देख सकते हो, दूसरे तीसरे पार्ट में मैंने ये चीज बहुत अच्छे से, बहुत डीपली समझाई है, आप एक बार उसको चेकआउट कर सकते हो। अब आपको पता है कि सार्कोप्लाज्म में हमारे पास ग्लाइकोजन स्टोर्ड होती है, तो जब भी ग्लाइकोजन स्टोर्ड है तो ग्लाइकोलिसिस यहीं से स्टार्ट होगी। जब ये हमारा ब्रेक डाउन होगा, तो ये ब्रेक डाउन होके ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होके दो पैरुवेट बनते हैं, कि मतलब तीन तीन कार्बन के दो, आप इतना टेक्निकली मत जाओ, इतना डीप मत जाओ। तो जब भी यहां से ग्लाइकोलिसिस होगी, पहले मैं बात कर लेता हूं एरोबिक कंडीशन की, यानी कि हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो यहां से ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन होके क्या हुआ, ग्लाइकोजन से ये, आप इसको मत याद करो, ये ग्लूकोज है, ये बना, तो ये हमारी ग्लाइकोलिसिस होगी, हमारे पास ये आ गया पेरुवेट। ये क्या है, इसमें यहां तक ये दो अलग अलग तीन तीन कार्बन के दो अलग अलग कंपाउंड है, ये मान के चलो। यहां से ये आगे फर्दर चला जाता है, हमारा टीसीए साइकिल बोलते हैं, कोई क्रैब साइकिल भी बोलता है। तो इसमें जो भी हमारे पास ब्रेकडाउन होने के बाद जो भी आयंस बचते हैं, एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, शटल सिस्टम होता है, जो उस ब्रेकडाउन हुए चीजों को हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में वो आयंस दोबारा से यूज होके एटीपी प्रोडक्शन में यूज हो जाते हैं। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा था, क्योंकि और यहाँ पे पेरुवेट के बाद भी ये क्रैब साइकिल, जो जब हम आगे एनर्जी साइकिल पढ़ेंगे तब ये चीज आएगी, क्रैब साइकिल, कोई को सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलता है, वहां पे चले जाएंगे हमारे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। यहाँ पे हमारे कोई खास दिक्कत नहीं आई। यहाँ पे जो भी पेरुवेट के बाद भी जो हमारा सारी एनर्जी थी, वो फर्दर यहाँ से इससे क्रैब साइकिल से हमारी एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन हम बात करते हैं अब एनारोबिक की। यहाँ पे तो हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, एनारोबिक में ये कंडीशन यहां तक सेम रहेगी, यहां तक इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यहां तक आ गए। अब इसके बाद ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है हमारे पास, यहां तो ऑक्सीजन थी, तो उसको बोल रहे हैं ऑक्सीजन प्रेजेंट को क्या थी, एनारोबिक कंडीशन। तो जब ये एनारोबिक कंडीशन होती है, तो यहां से जब ये आगे फर्दर ब्रेकडाउन होगा पेरुवेट, हमारा ये ब्रेकडाउन होगा लैक्टेट में, और साथ की साथ बनाएगा H+ आयंस। H+ आयंस, जो कि क्या था हमारा पीएच में बताया ना, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो ये ब्रेकडाउन होके हमारे H+ आयंस बढ़ जाएंगे हमारे सार्कोप्लाज्म में। उसकी वजह से क्या होगा
कि हमारे सार्कोप्लाज्म भी एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक हो गया तो उसका मतलब उसका पीएच गिर गया। जब हमारे सार्कोप्लाज्म में एसिडिक होता है, पीएच गिरता है, तो उस एसिडिक नेचर की वजह से जो भी हमारे मोटर न्यूरॉन्स जो हमारे मसल को सिग्नल भेजते हैं कि हाँ कि आपको ये काम करना है, तो उससे अटैच जो भी मोटर न्यूरॉन्स होंगे ये उनको इरिटेट करेगा। इस वजह से हमें बर्निंग सेंसेशन फील होती है। क्यों फील होती है एक बार दोबारा सुन लो, कि हमारी एनारोबिक कंडीशन में हमारे पास जब हमारा ग्लाइकोजन या ग्लूकोज हमारा जब ब्रेक डाउन होता है तो पायरुवेट बनता है, उसके बाद एनारोबिक कंडीशन में वो नीचे लैक्टेट बनाता है और साथ में बनाता है H+ आयन, हाइड्रोजन प्लस आयंस। जब वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस वजह से हमारे जो सार्कोप्लाज्म है उसका नेचर एसिडिक हो जाता है और वो जाके इरिटेट करता है हमारे मोटर न्यूरॉन्स अटैच थे हमारी मसल से। उस वजह से हमें वो बर्निंग सेंसेशन फील होती है। और आप किसी से पूछोगे तो बोलते हैं कि जी लैक्टेट बन गया जी, लैक्टिक एसिड बन गया जी। ऐसा नहीं है, बल्कि लैक्टेट तो एक काइंड ऑफ बफर सॉल्यूशन की तरह काम करता है। लैक्टेट तो बहुत काम करता है इन हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन को कम करने के लिए। हमारे हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन को कम करने के लिए लैक्टेट तो बहुत ज़्यादा काम करता है। तो ये लैक्टेट की वजह से नहीं होता, ये होता है हमारे H+ आयंस एक्यूमुलेट होने की वजह से। तो आप इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझो। जब मान के चलो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपने 20, 25, 30 रैप्स मार लिए, उसके बाद आपका बर्निंग सेंसेशन फील होनी स्टार्ट हो जाती है। हो सकता है 1-2 रैप ऊपर नीचे हो जाए, मैं कोई एग्जैक्ट नहीं बता रहा, लेकिन वो इसी वजह से होती है कि आप वर्कआउट कर रहे हो और वहाँ पे एनारोबिक कंडीशन फॉर्म हो गई है। वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई जितनी डिमांड थी उसके कंपैरेटिव कम हो गई है, तो ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुँच पा रही है। इस वजह से वहाँ पे वो हमारा H+ आयंस एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो जाते हैं, हाइड्रोजन के आयंस एक्यूमुलेट स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे हमारी मसल एसिडिक हो जाती है, हमारी मसल का पीएच गिर जाता है। और उसी वजह से जो सार्कोप्लाज्म था हमारा, उसका भी नेचर एसिडिक हो जाता है। तो जो भी मोटर न्यूरॉन्स, जो भी न्यूरॉन्स हमारे उससे अटैच थे, जो हमारी मसल को सिग्नल दे रहे थे कि हाँ आपको काम करना है, ये उनके वहाँ पे जाके उसको इरिटेट करती है, जिसकी वजह से हमें बर्निंग सेंसेशन फील होती है, ना कि हमें लैक्टेट की वजह से बर्निंग सेंसेशन फील होती है। होप आपको ये बात अब समझ आ गई होगी कि हमें क्यों बर्निंग सेंसेशन फील होती है। तो अब ये चीज हमने देख ली कि हमारे पास एनारोबिक में ज्यादा H+ आयंस होंगे, उसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन होगी, ना कि लैक्टेट की वजह से। लैक्टेट तो हेल्प करेगा रिड्यूस करने में H+ आयंस को। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी कि कैसे पीएच हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन को इंपैक्ट करता है, बर्निंग सेंसेशन होने के पीछे क्या रीजन है। अब आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलेशन कैसे इंपैक्ट करती है हमारे स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म को या हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन को। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। अब आने वाली वीडियो में मिलते हैं।